Namaskar. Stay home, stay healthy. Today we will discuss about how we can write synopsis. उसके लिए सबसे पहले हमें चूज द टाइटल देखना है कि पहले जो भी कोई समस्या है या प्रॉब्लम या आपके क्वेश्चंस मन में जो जगते हैं उनके लिए हमें एक टॉपिक को सेलेक्ट करना होता है कि इस एरिया में हमें काम करना है। तो सबसे पहले जो सोचते हैं वो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द योर रिसर्च, कि क्या इम्पोर्टेंस है जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी समाज के लिए और एकेडमी के लिए या किसी साइंस के एरिया के लिए क्या जरूरत है। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम योर डिसर्टेशन इज गोइंग टू चैलेंज और रेज, कौन से तरह की समस्या आपके लघु शोध को जो है वो चैलेंज करने वाली है या उठाने वाली है, उस समस्या को देखना है आपको। व्हाई इट is it a problem for the research, academic, scientific, technical, management और legal community, किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो जनरली हम जो करेंगे वो एकेडमिक या एजुकेशन से रिलेटेड होगी। Why is it important for you to find a solution, क्यों important है इसका solution। How you are going to search for the answer, आप किस तरह से उसके आंसर को खोज करेंगे, जानना चाहेंगे। तो वही है कि उसको किस तरह से आपको लेना है, कौन से मेथड को यूज करेंगे हम बाद में, यही सिनॉप्सिस लिखने के कारण बनते हैं, जिन्हें कि आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक चुनने के बाद में हम किस तरह से एक क्राइटेरिया ब्रीफ बनाते हैं जिस पर कि हम आगे काम करेंगे। तो उससे पहले जो डिसर्टेशन का टॉपिक है वो हमारा फाइनल है, तो हम टॉपिक को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसके लिए मेन ध्यान रखना होता है हमें कि इट शुड बी स्पेसिफिक और एम्बिगुअस एंड एक्सप्लिसिट, और ये हमेशा जो है क्लियर होना चाहिए टॉपिक, कभी भी उसके दो अर्थ नहीं निकलने चाहिए कि कौन सी चीज हम करना चाह रहे हैं, क्लियर हो टॉपिक के अंदर ही पता लगने लगे। इट शुड नॉट बी वेग और प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अबाउट द जनरल, लीगल, इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल इश्यूज एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक डिसाइड कि हमने पहले अपनी क्राइटेरिया चुन लिया कि हमने किस एरिया में काम करना है और हमारा टॉपिक क्या होगा। उसके बाद आती है बात इंट्रोडक्शन की, कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन हमें देना है चीज का, कि कौन सी चीज हमने उसमें यूज की है, कौन से वेरिएबल्स यूज किए हैं, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है चीज का, इन सब पॉइंट्स को हमें उसके अंदर डिस्क्राइब करना है। सिनॉप्सिस में थोड़ा ब्रीफ करना होता है, बाद में जब डिसर्टेशन लिखते हैं तो डिटेल होता है। तो इट शुड प्रोवाइड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द area of the proposed research work in a very concrete, concise and accurate manner. It must be clear rather than fuzzy and general. कभी भी एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इंट्रोडक्शन, और एकदम हमें समझ में आ जाए पढ़ते कि कौन सी समस्या ली गई है और इसके लिए हम क्या क्या काम करने वाले हैं। उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है वो है जो पहले प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है, आपके द्वारा जो लिया गया टॉपिक है उस पर जो रिसर्च हुई है उनको आपको रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब है कि उसमें क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स उनको आई थी, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या हाइपोथेसिस क्रिएट किए थे, रिजल्ट्स क्या निकले उन समस्याओं को, और एरिया कौन सा उन्होंने चुना था। तो जो उन्होंने एरिया चुना उससे हटकर आप अपने जो फर्दर सजेशन उनमें होते हैं स्टडीज के लिए, उनको हमें देखते हुए हमें अपना क्राइटेरिया और टॉपिक को चुनना होता है। इसलिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। तो कुछ रिसर्च जो इस एरिया में हुई है, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड, उसके रिव्यूज ऑफ लिटरेचर हमें पढ़ने होते हैं और उनको देखना होता है, ताकि हमें इससे अच्छी सी गाइडेंस मिल जाती है कि हमें जो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स उनको आए थे वो हमें अपनी रिसर्च में ना आए। तो ये मेन कारण होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। अदरवाइज हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर ना करें, बल्कि इससे हमें काफी हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में। फिर उसके बाद आपके आते हैं नीड ऑफ द स्टडी, कि नीड क्या है आपकी स्टडी की, जो आपने ये टॉपिक चुना। कि हो सकता है आपके आसपास कोई समस्या थी, उसको आपको दिमाग में आपने रखा कि इस पे मुझे काम करना और ये पता लगाना है कि इसके पीछे कौन कौन से कारण छुपे होते हैं। तो उन चीजों का है कि आपके लिए उसकी क्या नीड है टॉपिक की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है।
फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी आपने टॉपिक चुना है उसको एज इट इज लिखते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि टाइटल भी कह सकते हैं कि टाइटल ऑफ द टाइटल या टॉपिक आप लिख दो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से उसको पूरा का पूरा जो टॉपिक आपने लिया है वो उसको आपको इन्वर्टेड में लिखना होता है। फिर आता है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड। जो भी टर्म आपने यूज की है उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस देनी होती है। जैसे सपोज आपने कोई टॉपिक लिया जिसके अंदर बॉयज, गर्ल्स, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एंजाइटी, इस तरह के वेरिएबल्स हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, एडजस्टमेंट, इन सारे टेक्निकल वर्ड्स जो भी आए हैं उनकी डेफिनेशन को आपको पूरा डिफाइन करते हुए बताना है, ताकि पढ़ने वाले को ये पता लगे कि ये टर्म्स होती क्या है और किस जगह यूज की है आपने और इनका यहाँ पर क्या अर्थ निकलने वाला है। तो उस चीज को थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो आती है पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ये बहुत बड़ी चीज है जिस पर पूरी स्टडी आपकी निर्भर रहती है कि और चीजों में कमी थोड़ी बहुत चल जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में आपके बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। जरा से भी ज्यादा हो गई तो दिक्कत है, और आपको पूरी तरह से जो चीज आप फाइंड आउट करने वाले हैं और उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हैं तो आपका रिसर्च वर्क जो है वो बेकार चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए किन किन चीजों पे, और टाइम लिमिट इसमें बहुत जरूरी है कि आपको कितने समय के अंदर वो पूरे करने, उतने ही ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे। ज्यादा ऑब्जेक्टिव यदि आपने बना दिए तो आपका वो काम जो है वो समय पर पूरा नहीं होगा। यानी आपको डिसर्टेशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनाने हैं या पीएचडी लेवल के आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे रिसर्च के, तो वो ज्यादा होते हैं क्योंकि नेचुरली टाइम ज्यादा होता है उनमें, और डिसर्टेशन में हमें बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है और ये केवल एक सीखने के लिए है डिसर्टेशन। और पीएचडी में पूरा आपको बहुत ही ज्यादा डेटा कलेक्ट करके और पूरा उस पर अच्छा काम करके पूरा रिजल्ट निकालना होता है। और इसमें हम केवल एक प्रोसेस और तरीका सीखते हैं डिसर्टेशन करके। एमएड में एमएड की रिसर्च बहुत बड़ी रिसर्च नहीं मानी जाती, केवल एक वे ऑफ आपका जो टेक्निक्स हैं वो आपको मालूम चल जाती है जिससे कि आप बड़ी रिसर्च पे जा सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च का हम जब बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा एक डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए क्रिएट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, यानी कि देयर मस्ट बी एन कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च वर्क। These objectives will indicate the aim, measure, aspects, and the overall purpose of the study. It should be clearly and concisely defined. These are broad statements of desired outcomes of or the general intentions of the research, which paints a picture of your research work. The maximum aim or objective should be up to 3, if should not be too extensive. Make assure use of concepts which must be sensible and precisely described. तो पूरी तरह से छोटे टाइम के अकॉर्डिंग और क्लियर होने चाहिए कि आप उसमें कौन सी चीज पता लगाना चाह रहे हैं या कौन सी चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के जरिए ही हमें पता लगती है। फिर आता है जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको जस्टिफाई करना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाए गए हैं। यानी एवरी ऑब्जेक्टिव नीड्स जस्टिफिकेशन इन रिसर्च. It is essential to justify your objectives in a concrete, impressive and remarkable manner. Clear? तो ये सारी चीजें आने के बाद में आपका फिर आता है हाइपोथेसिस। सबसे बड़ी चीज है हाइपोथेसिस। इसके ऑब्जेक्टिव के बाद ये दोनों चीजें यदि सही बन जाती हैं तो हमारा रिसर्च वर्क बहुत एक रिलायबल माना जाएगा और बहुत टाइम पर पूरे होने वाला और सही रिजल्ट्स देने वाला होता है। हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी में जब हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव के बाद ही बन सकती है, ऑब्जेक्टिव जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करनी होती है। तो हाइपोथेसिस का स्पेसिफिक स्टेटमेंट मेन है वो प्रेडिक्शन है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं कि ये चीज में ये अंतर आएगा या ये चीज ऐसे होने वाली है, या हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो वो चीज को हम फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट विच इज टू बी टेस्टेड और पॉसिबल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। 2 टाइप्स की हाइपोथेसिस क्रिएट होती हैं। एक होती है
नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को HO से हम यानी कि H0 से डिनोट करते हैं, जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, कि इसमें हम हमेशा नो से स्टार्ट होता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। जो भी हम 2 या 3 वेरिएबल्स जो भी हम ले रहे हैं उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम ये मान के चले तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसमें पॉसिबल है रिजेक्शन भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, तो हम पहले से ही उसको नो मान के चलेंगे कि वहां पर कोई भी अंतर नहीं है। आ जाता है अच्छा, एक्सेप्ट हो जाती है तो भी ठीक है, और रिजेक्ट हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिव जब हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं तो विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल एक्सेप्टेंस, कि वहां पर हम मान के चल रहे हैं कि एक चीज एक से बेहतर है। यानी कि ये कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज को लेकर, अचीवमेंट को लेकर या वहां के एनवायरनमेंट को लेकर करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर बेटर देन प्राइवेट स्कूल, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट होगी। जनरली हम एजुकेशन में जब भी हम टॉपिक इस तरह के चूज करते हैं तो उनमें नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत जगह अल्टरनेटिव भी हमें यूज करनी पड़ती है। तो इसका सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है कि ये जो मेन वर्क है वो हमारा पूरी तरह से सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि केवल आप एक हाइपोथेसिस बना दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया और आपका सही हो गया, नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पूरी पूरी वो सिग्निफाइड हो चीजें, और वो तभी उसके अंदर आप डिफरेंस ले पाएंगे यदि आपके ऑब्जेक्टिव सही बने हुए हैं। फिर उसके बाद जो बात आती है ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस के बाद आपका पॉइंट आता है मेथोडोलॉजी। ये तरीका है रिसर्च का कि आपने कौन सी रिसर्च मेथड यूज किया है, आपने अपनी डिजिटेशन पूरी करने के लिए कौन सा, आपने रिसर्च अपना वर्क पूरा करने के लिए कौन सा मेथड आप यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इट मीन्स ए प्लान ऑफ वर्क डिस्क्राइबिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी इन ए लॉजिकल सीक्वेंस along with the methodologies to be employed. It helps to validate that the researcher has a fairly good idea about the nature of work likely to be involved. Methodology includes the following. There are 2 types of research. एक empirical research होता है और एक होता है आपका non-empirical. तो 2 तरह की होती है। पहले एम्पायरिकल में होता है कि इट इज ए वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा कलेक्ट करना है। उससे आप जैसे इंटरव्यू के थ्रू लेके आते हो, आप जाकर कहीं से किसी तरह से भी जब आप कलेक्ट करते हो तो वो डेटा जो होगा वो आपका एम्पायरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। नॉन एम्पायरिकल रिसर्च इज रिसर्च दैट इट इज कंडक्टेड विदाउट क्वांटिटेटिव डेटा, दैट मीन्स व्हेन यू यूज नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, वो आपकी नॉन एम्पायरिकल होती है। तो एम्पायरिकल और नॉन एम्पायरिकल में यही है कि आपके जब भी आप ऑब्जर्वेशन और केवल इंटरव्यू से लेते हैं तो नॉन एम्पायरिकल आपकी रिसर्च होती है, और एम्पायरिकल रिसर्च के अंदर आपके जो है वो पहले से आपके पास डेटा होते हैं, पहले से मिले हुए होते हैं आपके इंडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, और एक्सपीरियंसेस से जो इकट्ठे किए गए डेटाज होते हैं वो सारे के सारे आपके एम्पायरिकल रिसर्च के अंदर आते हैं। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि 2 टाइप से आप डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो, एम्पायरिकल के लिए और नॉन एम्पायरिकल के लिए। तो आपके पहले रिसर्च का टाइप्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की रिसर्च आप उसमें कर रहे हैं और डेटा कलेक्शन का तरीका क्या होगा आपका। तो प्राइमरी रिसर्च जो होती है वो फील्ड रिसर्च कहलाती है और दूसरी होती है सेकेंडरी रिसर्च। तो फील्ड रिसर्च जनरली हम लोग करते हैं, जो भी हम अपना एजुकेशन में ज्यादातर सर्वे, क्वेश्चनर और इस तरह की चीजों से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फील्ड से रिसर्च। तो हम जो एजुकेशन में कर रहे हैं या एजुकेशन में जो अभी करेंगे हम, वो मेनली फील्ड रिसर्च ही मानी जाती है कि उसमें हमें डेटा कलेक्ट या तो हम क्वेश्चनर से या फिर फोन से या फिर मेल से या क्वेश्चनरी या सर्वे करके हम कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिनको डेस्क रिसर्च भी कहते हैं, और वो घर बैठे हो सकती है इन्वॉल्व, जैसे गैदरिंग आपके एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल रिसर्चिंग द न्यूज़पेपर्स फॉर कंपनी एंड कंपनी रिपोर्ट्स हो गई, केस स्टडीज हो गई जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, डायरीज हो गई, क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो गए, पोर्टफोलियोज, बुक्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल
और एब्स्ट्रैक्ट्स, इंडेक्सेस, डायरेक्टरीज हो गई, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस पेपर्स हो गए, मार्केट रिपोर्ट्स हो गई, एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, इंटरनल रिकॉर्ड्स हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, सीडी रोम्स, ऑनलाइन डेटाबेस, इंटरनेट वीडियोस एंड ब्रॉडकास्ट। इतनी सारी चीजें हैं जो कि सेकेंडरी रिसर्च में आती हैं और वो हम आराम से किसी से भी डेटा कलेक्ट करके कर सकते हैं। तो जो आपकी नॉन एम्पायरिकल रिसर्च होती हैं, उनमें जितने भी होते हैं वो आपको जाकर कलेक्ट करने होते हैं डेटा, और एम्पायरिकल जो होती है वो आपकी सेकेंडरी रिसर्च के तरह डेस्क रिसर्च के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट हो सकता है। तो ये आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च का डेटा कलेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो ये आपकी चीज हो गई आपका डेटा कलेक्शन का। फिर उसके बाद आता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। मेनली पॉपुलेशन जो इंडिकेट करता है वो एरिया करता है कि कौन सा स्टेट आपने लिया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपने लिया है, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन आपके पास की भी हो सकती है, आप आउट ऑफ स्टेट जाकर भी आप इकट्ठा कर सकते हो डेटा, और आउट ऑफ कंट्री भी जाकर, तो नेशनल, इंटरनेशनल, किसी भी तरह का। तो आपकी डिपेंड करता है कि रिसर्च का टाइप क्या है, किस तरह की है। हम डिसर्टेशन में बहुत दूर दूर का डेटा कलेक्ट करने नहीं जाते क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, और कम टाइम में हमें काफी सारा डेटा नहीं ले पाते। थोड़ा थोड़ा डेटा लेकर हम एक रिसर्च वर्क को सीख रहे हैं, इसलिए कम डेटा, तो हम आउट ऑफ स्टेट जाना प्रेफर नहीं करते लघु शोध में, ज्यादातर डिसर्टेशन में। तो हम आसपास के डेटा से ही अपना काम चलाते हैं। तो उसमें पॉपुलेशन जैसे होगी, जैसे हम फरीदाबाद में हैं तो हमारी पॉपुलेशन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, या आसपास का कोई आप डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो। यदि आपकी अप्रोच है वहां तक जाने की तो आप वहां तक का ले सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, कि कौन सा एरिया आपने चुना है। फिर आता है सैंपल एंड सैंपल टेक्निक। सैंपल जब हम लेते हैं उस चीज का, यानी एक बड़ी चीज में से एक छोटी सी चीज निकाल के जिस पर टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैंपल। कि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, फरीदाबाद बड़ा है, उसमें से सारी चीजों का आप नहीं कर सकते, यानी स्कूल्स का ही लेते हैं जैसे जनरली गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स का, यदि हमें पर वर्क करना है तो इतने सारे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे कि सबका डेटा हम कलेक्ट करके अपने डिसर्टेशन में नहीं इंक्लूड कर सकते। तो उसके लिए हमें कुछ सैंपल, यानी कुछ एरिया सेलेक्ट करके और वो सैंपल लेना है कि हमें कितने बच्चों का, एक हमें क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी, उसमें कितने बच्चे होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लेंगे और कितने स्कूल्स लेंगे, वो सैंपल्स में आता है। और उसकी टेक्निक कैसे लेनी है, कि किस टेक्निक से, बहुत सारी टेक्निक होती है सैंपलिंग की जो आपको आगे बताएंगे, कि उस टेक्निक से आप सैंपल को अपना कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक टेक्निक से किसी से भी हम उसको सैंपल को कलेक्ट करके अपना चूज करेंगे। फिर आता है टूल यूज्ड। टूल जो होते हैं वो आपने पढ़ा है बीएड के अंदर भी, कि साइकोलॉजिकल टूल होते हैं, कि स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं। तो नॉन स्टैंडर्डाइज टूल जो होते हैं वो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, रिलायबल कम होते हैं, और स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं रिलायबल है, वैलिडिटी उनकी होती है, कहीं भी आप इंप्लीमेंट करें रिजल्ट लगभग एक जैसे ही आते हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं स्टैंडर्डाइज टूल यूज करने की, और नॉन स्टैंडर्डाइज टूल मजबूरी में हमें करने भी पड़ते हैं, क्वेश्चनर बनाने पड़ते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, कई बार हमें क्विकली फॉर्म फ्रेम करने पड़ते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज कर लिए जाते हैं, उनको हम सेल्फ स्टैंडर्डाइज टूल्स बोले जाते हैं वो, और उनको हम तरीका बताएंगे आपको को किस तरह से वो टूल आप यूज कर सकते हैं। तो उनका टूल का नाम आपको लिखना है कि जो आप अपनी प्रेस्क्राइब्ड जो रिसर्च है उसके अंदर कौन कौन से टूल आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग कौन से टूल यूज करने वाले हैं। फिर आता है डेटा कलेक्शन। जैसे अभी आपको डेटा कलेक्शन के बारे में रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताया था कि आप किस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चनर के थ्रू जाकर आप सर्वे मेथड के रूप में, सर्वे मेथड से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कौन सा तरीका है डेटा कलेक्शन का वो आपको लिखना है। फिर आता है स्टैटिकल टेक्निक्स। स्टैटिकल टेक्निक्स में वो स्टैटिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि हम रिसर्च की जो डेटा कलेक्शन है उसके बाद कौन सी चीज कर रहे हैं, कंपैरिजन ले रहे हैं, किसी को दो में किसी के अंतर हम पता कर रहे हैं तो टी टेस्ट लगाते हैं। तो इस तरह से टी टेस्ट हो गए, मीन निकाला, मोड निकाला, आपने मीन मोड मीडियन करके कोरिलेशन भी हम निकालते हैं किसी चीज का। तो जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर जिस तरह की स्टैटिक्स लगेगी वो बाद में हम देखेंगे कि हमने कौन सी चीज ली है, किस तरह का टॉपिक है और हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैटिकल टेक्निक यूज करते हैं, जिसको हमें वहां पर हल्का सा ब्रीफली हमको थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है।
है। फिर आता है डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, यानी कि डिलिमिट करना स्टडी को। स्टडी हमारी बहुत वाइड हो जाएगी यदि हम उसको खुला छोड़ दें, ओपन कर दें पूरा फरीदाबाद। सपोज मैंने डिस्ट्रिक्ट ले लिया, तो फरीदाबाद छोटा नहीं है, उसको स्टडी को जैसे सैंपल आपने लिया गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसमें से कितने स्टूडेंट लिए हैं आपने, वो चूज करके डीलिमिट करने पड़ेंगे कि हमें 100 बच्चे ही लेने हैं, 50 लेने गवर्नमेंट के, 50 लेने प्राइवेट के। तो वो हमारा जो फिक्स कर दिया हमने क्वांटिटी, उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स कर दिए, इट मींस वो हमने डीलिमिट कर लिया। स्कूल्स हमने प्राइवेट रखने हैं तो प्राइवेट हमारा डीलिमिटेशन में आ गया, गवर्नमेंट है तो डीलिमिटेशन में आ गया। उसके बाद हम और कौन से एडेड वगैरह स्कूल्स नहीं लेंगे, बीच में दूसरे स्कूलों की एंट्री नहीं होगी। तो ये डिलिमिटेशंस होता है कि यदि हमने अपनी स्टडी को सही तरीके से करना है तो हमें वहां पर उसकी डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी स्टडी की। तो ये होता है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, कि स्टडी कहाँ तक सीमित रहेगी, बहुत फैलेगी नहीं, ताकि उतने ही समय में, जितने समय में हमने निर्धारित की है, पूरी हो जाए, अन्यथा वो पूरी नहीं होगी। लास्ट में आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस वो चीज होती है जहां से हम अपना पूरा काम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे गूगल से हमने सर्च करके लिया, बुक्स से लिया, जर्नल से लिया, पीरियोडिकल से लिया, एनसाइक्लोपीडिया से लिया, या फिर कोई मैगजीन से लिया, जर्नल से लिया। इन सब चीजों से जहां से भी हमने चीज कलेक्ट की है, जहां से भी डेटा कलेक्ट किया है, वहां का सारा आपको रेफरेंसेस जैसे बुक्स में पीछे दिया होता है, ताकि आपको पता रहे कि जो जो आपने स्टडीज की हैं या जहां जहां से भी आपने रिव्यूज लिए हैं, वो सारा कहाँ से और जो है रिलायबल था या नहीं था, सोर्स कहाँ से, जो भी आपने इस स्टडी के सोर्स लिए हैं डेटा कलेक्शन के, वो सारे के सारे रिलायबल थे या नहीं थे, उसके लिए रेफरेंसेस पीछे लिखे जाते हैं, ताकि वहां से देखकर कोई जो फर्दर पढ़ना चाहे उन चीजों को तो पढ़ सकता है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो कि हम जब भी कभी सिनॉप्सिस राइट करते हैं, ये स्टेप्स को क्लियर हमें करना है। ये पहले ये दिमाग के अंदर पहले स्टेप्स हमारे क्लियर रहेंगे तो हम उस स्टडी को पूरी तरह से उन स्टेप्स पे कर पाएंगे। तो ये सिनॉप्सिस था, यानी ब्रीफ पूरी तरह से जो आप एक ढांचा बनाएंगे एक रिसर्च वर्क का डिसर्टेशन के लिए, उसकी एक तैयारी है जिसे कि आपको लिखना है। और करीब इसके भी लिमिटेड है कि आप 15 से 20 लगभग A4 साइज के पेजेस हैं, वो वन साइडेड प्रिंट, इतना मैटर सफिशिएंट होता है एक सिनॉप्सिस के लिए, तो वो आप प्रेफर करेंगे। और शायद अब कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरी तरह से सिनॉप्सिस आप खुद लिख पाओगे इसको सुन के। और इसके बाद जब ये काम पूरा हो जाता है तो फिर हम डिसर्टेशन लिखना शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा इसका वाइड रूप होगा। स्टेप्स लगभग सारे यही रहते हैं, इन्हीं पर काम होता है और इसी तरह से हमारी रिसर्च पर आगे चलता है। थैंक यू।